नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं नीरज, आपका दोस्त। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फंड से कराने वाले हैं जो भारत नहीं विदेश में निवेश करते हैं, यानी फॉरेन की जो बड़ी कंपनीज हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर हम निवेश करेंगे। मैं बातचीत कर रहा हूँ डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड की, और इसके ज़रिए आप दुनिया की जो दूसरे देशों की बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि भारत में लगाने के तो बहुत सारे अवसर हम लोग हर हफ्ते बात करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि एक ऐसे फंड के बारे में बातचीत की जाए जहां पे अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिख रही होंगी, तो उसको कैसे टैप किया जाए, उसको कैसे समझा जाए। इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के साहिल कपूर, जो हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड सेल्स हैं। साहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अमेरिका में निवेश करे या बड़े देशों में जहाँ बड़ी कंपनीज हैं उनमें पैसे लगाए, लेकिन उसको बहुत जानकारी या समझ नहीं होती वहाँ के मार्केट की, वहाँ क्या चल रहा है। तो उसका एक ज़रिया, एक तरीका होता है आप लोगों के ज़रिए वो उसमें पैसे लगाए। तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन फंड है, ये क्या, पहले तो यही बताइए, इसके बाद में फिर मार्केट की तरफ चलूँ। जी, सो ग्लोबल इनोवेशन, डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड जो है ये टेक्नोलॉजी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ग्लोबली। और ज्यादातर ये कंपनी जो है टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की है। जो ओवरऑल फंड का कंस्ट्रक्ट है दैट इज टू फोल्ड। उसमें क्या है कि तकरीबन 55% ऑफ द फंड जो है वो पैसिव इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टिंग करता है और तकरीबन 45% ऑफ द फंड जो है वो एक्टिव स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन है दो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज का, और ये कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट देखें ग्लोबली, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप नैस्डैक इंडेक्स देखेंगे, तकरीबन जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनका वेटेज 40-45% के आसपास है। तो जो फैंग है या बड़ी कंपनीज हैं, पूरा का पूरा एक्सपोजर उसमें चला जाता है। तो हमें लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इन बड़े स्टॉक्स के बाहर भी है टेक्नोलॉजी में, इसलिए ऐसा कंस्ट्रक्ट बनाया गया जिसके अंदर पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टिंग दोनों का लाभ मिल सके। तो ओवरऑल ये फंड जो है इन सेक्टर को ट्रैक करता है। जो ये सेक्टर जो है दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्निंग्स ग्रोथ। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैटर करता है। तो इसमें ज्यादातर या सारी यूएस लिस्टेड कंपनीज हैं, भले ही वो कहीं और की हो लेकिन लिस्टेड यूएस में, उनमें लगाते हैं पैसे। जी, ज्यादातर कंपनीज ये जो है वो यूएस लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर आप ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी कंपनीज देखते हैं तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ ये जो कंपनीज हैं यूएस में ही लिस्टेड है। अगर आप जस्ट एक ओवरव्यू भी लें, जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सर्विसेज यूज करते हैं, आप देखेंगे इसमें बहुत कम यूरोपियन या अदर देशों की कंट्रीज हैं। लेकिन हाँ, ये फंड दूसरी कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है सिर्फ यूएस में, बट बिकॉज डिजाइन ऐसा है कि सारी बड़ी कंपनीज और प्रॉफिटेबल कंपनीज जो है वो यूएस में लिस्टेड है, इसलिए इसका जो रुझान है वो यूएस की तरफ है। ओके, इसका रुझान उसकी तरफ है और तकरीबन साल भर हो चुके हैं आपके फंड के। यूएस में इतना उथल पुथल चल रही साहिल, और कुछ समझ में नहीं आता है। अलग अलग तरीके से खबरें आती हैं। इंटरेस्ट रेट का चैलेंज है, इन्फ्लेशन का चैलेंज है, आईटी कंपनीज वहाँ की अपने हाई से 70-80% तक करेक्ट हुई, फिर वहाँ से ऊपर उन्होंने राइज किया, स्टिल दे आर अंडर परफॉर्मिंग बाई 40-50%। ऐसे में जो निवेशक हमारा आपके इस फंड में पैसे लगाना चाहता है, उसको आप बताइए कि यूएस की क्या स्थिति मार्केट की वहाँ पे। जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि लास्ट एक साल में क्या हुआ है। आप देखेंगे जो नैस्डैक इंडेक्स है, जो टेक्नोलॉजी का बैरोमीटर है, वो तकरीबन 30-35% गिर गया था अपने टॉप से। और जैसे आपने बोला, बहुत छोटे और जो मिड एंड स्मॉल कैप जिसको बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो 80-90% भी डाउन है। लेकिन इसी पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन फंड की स्ट्रैटेजी है, हमारे जो निवेशक हैं इसमें काफी एसआईपी रूट के थ्रू आए हैं। तो अगर आपने सिस्टमैटिकली इस पीरियड में इन्वेस्ट किया है, आपके यूएस स्टिल अबव वाटर, आपके रिटर्न्स बन रहे हैं। और ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वोलेटिलिटी ने आपके फेवर में काम किया है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि ये इतनी उथल पुथल के बीच में टेक्नोलॉजी को कैसे देखना चाहिए, तो इसके लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रेंड मैं आपको बताऊंगा। एक जनरल कमेंट है दैट टेक्नोलॉजी इज ईटिंग द वर्ल्ड। आपने कमेंट सुना रहेगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया के सारे प्रॉफिट पूल्स को खा रही है। तो अगर आप पिछले 20 साल का डेटा लेंगे और उसको स्प्लिट करेंगे,
टेक्नोलॉजी कंपनीज वर्सेस नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज। ये टेक्नोलॉजी कंपनीज क्या होती हैं? जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज या हार्डवेयर बेचती हैं। अगर आप इनके दोनों के प्रॉफिट पूल देखेंगे, टेक्नोलॉजी वर्सेस नॉन टेक्नोलॉजी, पिछले 15 साल में टेक्नोलॉजी कंपनीज की बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, पैट ग्रोथ 15% केगर से बढ़ी है और नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज की केगर ग्रोथ जो है वो 0.5% है। इसका मतलब दुनिया के सारे प्रॉफिट्स इन कंपनीज को मिल रहे हैं। बाकी जो कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटो में हो, ऑयल एंड गैस में हो, वो क्या कर रही हैं? अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए इनकी सर्विसेज खरीद रही हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आया है। अगर हम इसको अभी भी ड्रॉ करेंगे कि क्या अगले 5 से 10 साल तक ये ट्रेंड मेंटेन रह सकता है, तो हमें लगता है ये ट्रेंड का लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है वो अभी भी बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन लास्ट 1 साल में उथल पुथल क्यों हुई? ये जो स्टॉक्स हैं बहुत महंगे हो गए थे। अगर आप देखेंगे, जस्ट नैस्डैक को मेजर करेंगे, जो कोविड से पहले नैस्डैक की वैल्यूएशन मल्टीपल कुछ 18-20 पी मल्टीपल पे चल रहा था और कोविड के दौरान जब ये करेक्शन आने से पहले ये मल्टीपल 37 चला गया था, जो कि ऑल टाइम हाई है। इससे महंगा शायद ये 2000 में हुआ होगा एक बार। तो ये इतने हाई मल्टीपल्स की वजह से लास्ट 1 साल में धीरे धीरे मल्टीपल कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, और ये शेयर्स बहुत महंगे थे इसकी वजह से। लेकिन जो अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अर्निंग्स ग्रोथ का, मुझे लगता है वो कहीं नहीं गया है। तो ये सेक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन यू विल हैव टू बी मोर स्ट्रेटेजिक। आपको ध्यान से निवेश करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ एंट्री लेनी है और किस तरह से इन्वेस्ट करना है। साहिल, मैं मार्केट पे थोड़ा और समझना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज, चूंकि आप फंड ऑफ फंड हैं, आपने भी किसी वहां के फंड में लगा रखा है, तो आप इसको, आपके हाथ में क्या है, आप कैसे प्ले कर सकते हैं इसको? आप तो खुद ही किसी फंड में पैसे लगा रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब जब अगर आप एक ग्लोबल फंड को देखते हैं जो फंड ऑफ फंड है, तो उसमें एज यू सेड की जो मैनेजर है उसके पास बहुत कम चॉइसेस रहती हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे पोर्टफोलियो कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अंदर हमने क्या किया है, जो हमारा कंस्ट्रक्ट है उससे वो जो डिजाइन है, फंड का डिजाइन, वो इसका ध्यान रखता है। वो कैसे रखता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 55% जो है हमारे पास पैसिव फंड्स हैं जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अभी इंडेक्स में हमने डायरेक्टली नैस्डैक को नहीं खरीद लिया। नैस्डैक एक छोटा पोर्शन है, दूसरा एक पोर्शन है जो है SOX, सेमीकंडक्टर इंडेक्स। जो सेमीकंडक्टर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी थीम है। तो जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स है उसका एक्सपोजर इसके अंदर 22% है। और जो एक्टिव मैनेजर्स हैं उसमें हमने क्या किया, एक एक्टिव मैनेजर है जिनका नाम है ब्लू बॉक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड। ये एक ऐसा फंड है जो एक फंड मैनेजर है विलियम डी गेल, वो इसको मैनेज करते हैं। वो पिछले 20 साल में से मल्टीपल ईयर्स तक दुनिया के नंबर 1 फंड मैनेजर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। आप उनको टेक्नोलॉजी का वैल्यू इन्वेस्टर बोल सकते हैं। वो अनप्रॉफिटेबल कंपनीज नहीं खरीदते हैं, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज खरीदते हैं, और उनका भी रुझान सेमीकंडक्टर और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पे रहता है। और चौथा जो फंड है वो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में निवेश करता है। वो एक ब्लैक रॉक का फंड है, नेक्स्ट जनरेशन फंड, और उसका एंडेवर ये रहता है कि वो ये चाहता है ऐसी कंपनीज में निवेश करे जो कि फ्यूचर में लार्ज कैप बन सकती हैं। तो ये जो 4 स्ट्रेटजीज हैं, ये चारों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक्सपोजर कुछ ऐसा निकल के आता है कि आप फैंग स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहते। आप 3 तरह की कंपनी में इन्वेस्ट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं डोमिनेटर, जो कि बड़ी कंपनीज हैं जिनका नाम हम सब जानते हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट। दूसरी एनेबलर्स, ऐसी कंपनी जो इन कंपनीज को एनेबल करती हैं, और तीसरी डिसरप्टर, जो न्यू इन्वेंशंस कर रही हैं। तो ये जो डिजाइन है वो इस फंड को कंट्रोल करता है कि कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। ओके, इंटरेस्टिंग है। तो अभी अगर हम इसको ब्रेकअप में डालें तो 30% आपका वेटेज होगा पैसिव में और 70% एक्टिव में, राइट सर? नहीं, इस समय जो हमारा वेटेज है 55% जो है वो पैसिव में है और 45% जो है वो एक्टिव फंड्स में। अच्छा, ये कितनी जल्दी आप लोग चेंज करते हैं? नहीं, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब हमने NFO लॉन्च किया था, आपको याद होगा, उस समय एक्टिव स्ट्रेटजीज को ऐड करना पॉसिबल नहीं था ड्यू टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। ग्रेजुअली धीरे धीरे फंड लेवल पे जो लिमिट्स हमारे पास अवेलेबल थी हमने बिल्डअप किया है और एक्टिव स्ट्रेटजीज को 45 लेके आए हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये स्प्लिट जो है तकरीबन 50 की तरफ जाएगा और इट विल स्टे देयर। एंड ग्रेजुअली हम चाहते हैं कि जब जब मार्केट गिरे या सस्ता हो, हम अपने एक्टिव वेट्स बढ़ाएं, क्योंकि जो हमारे एक्टिव मैनेजर्स हैं दे बाय वैल्यू कंपनीज, दे बाय गुड क्वालिटी कंपनीज, तो धीरे धीरे उसके वेट ऊपर जाते जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि 50-50 स्प्लिट रहेगा रफली कुछ समय तक, बट ग्रेजुअली ओवर द इयर्स हम जो है 2/3 और 1/3 पे इन फेवर ऑफ एक्टिव फंड्स वहां पे मूव होना चाहते हैं।
साहिल, आपने सेमीकंडक्टर की बात की। इस जी। वक्त आपका जो एक्सपोजर है थ्रू फंड, वो सेमीकंडक्टर सेक्टर में कितना है? देखिए, अगर आप सिर्फ एसवाइक्स देखेंगे जो प्योरली सेमीकंडक्टर है वो तकरीबन 22% एक्सपोजर है, आप 20 से 22% के बीच में। और जो हमारा एक ब्लू बॉक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड है जो कि अगेन बहुत टिल्टेड है सेमीकंडक्टर और इक्विपमेंट के बीच में, उस फंड के अंदर ही 40% एक्सपोजर है। तो उसका जो एक्सपोजर है हमारे पास 30 है, तो 30 to 40% मतलब 12% हमें वहां से भी आ रहा है। तो सेमीकंडक्टर एज अ थीम तकरीबन 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो है, गिव और टेक। तकरीबन यू कैन से, अगर एग्जैक्ट नंबर देखेंगे, तकरीबन 35%। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। देखिए, 35% आपका सेमीकंडक्टर में है, और सेमीकंडक्टर इस समय हाईली अंडर परफॉर्मर है, रॉक बॉटम प्राइस में है, इन्वेंट्री इतनी बिल्ड करी। आप इवन देखिए कि वॉरेन बफेट ने टीएसएमसी में अपनी स्टेक काट दी, अभी 2 दिन पहले खबर आई, लास्ट क्वार्टर उन्होंने सब बेच दिया और वो कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ चले गए या दूसरी कंपनी। सेमीकंडक्टर एक ऐसे दौर से गुजरा, जब कोविड आया था तो सेमीकंडक्टर में बहुत बूम थी, इतनी थी कि शॉर्ट सप्लाई हो गई, तो बहुत सारे कैपेसिटी एक्सपेंशंस हुए, और यूएस में बाकायदा एक पॉलिसी बना के एनकरेज किया गया कि चाइना और ताइवान की डिपेंडेंसी कम हो, अपने देश में आप सेमीकंडक्टर बनाइए, और उसकी वजह से ओवर सप्लाई हो रही है अभी। तो ये जो 35% आपका है, ये आपको लगता है कि अंडर परफॉर्म करेगा? देखिए नीरज जी, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, और ऐसे सवाल बड़े कम मिलते हैं हमें आंसर करने के लिए, तो थैंक यू फॉर दैट। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। देखिए, सेमीकंडक्टर जो है ना, वो अपने आप में एक बड़ा डिफरेंट सेक्टर है। जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें क्या है, 3 दौर है। पहला, जहां पे सॉफ्टवेयर बिकता है, ठीक है। दूसरा, जहां पे सर्विसेज बिकती हैं, तो सर्विसेज वाले जो है वो सॉफ्टवेयर वाले को हेल्प करते हैं। और तीसरा है जहां पे हार्डवेयर बिकता है ना। तो हार्डवेयर जो है वो तीनों में लगता है, तीनों जगह पे। हार्डवेयर वाली कंपनीज को भी हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर को भी और सर्विसेज को भी। अभी एक चौथा एलिमेंट है जिसको बोलते हैं इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये ऐसी कंपनीज हैं जो हार्डवेयर को इक्विपमेंट बनाती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक कंपनी है ASML। ASML जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू, EUV जिसको बोलते हैं, वो चिप्स डिजाइन करने में हेल्प करती है, और उसके पास उसका 100% मार्केट शेयर है। ऐसी कोई दूसरी कंपनी है जो उसकी तरह काम कर सकती है। TSMC जो है उसके पास तकरीबन 50% फाउंड्री बिजनेस का मार्केट शेयर है। तो अगर आप, जो मैंने 3 आपको सेगमेंट्स बताए, अगर आप इसमें अंदर जाते जाएंगे, सेगमेंट्स में डीपर जाते जाएंगे, तो कुछ ऐसी कंपनी है जो जिनके बहुत बड़े मोट हैं, लॉन्ग टर्म इनका कंपटीशन नहीं है, और तीसरा, इनके मार्जिन्स बहुत स्टेबल है। तो जो बिजनेस साइकिल की आपने बात की, जो अप एंड डाउन होती रहती है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो एक रीजन है। लेकिन जब ये कंपनी सस्ती हो जाती हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो है, SOX, जो हमारा एक ETF जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अक्टूबर 2022 में 15 ईयर लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि कभी ये वैल्यूएशन इंप्रूव हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है 15% बॉटम लाइन ग्रोथ का, वो अभी तक नहीं हिला है। तो इसीलिए हमें लगता है कि अगर आप, जो हमने जब NFO किया था, हमने इसको बोला था SIP का NFO, अगर आप सिस्टमैटिकली इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवर द लॉन्गर टर्म अगर अर्निंग्स ग्रोथ प्ले आउट होती है तो ये सेक्टर अच्छा ही करेगा। तो मुझे लगता है कि ये 6 महीने या 1 साल की जो वोलेटिलिटी या नॉइज हमें दिख रही है, उसको शायद बैकग्राउंड में रख के हमें सिस्टमैटिकली सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। साहिल, कांट एग्री मोर। ASMC के बारे में या ASML के बारे में मैंने पढ़ भी रखा है, और इस सेक्टर में बड़ी बड़ी दिलचस्पी है, तो मैंने इसको काफ़ी डीपली पढ़ा। तो आप जो कह रहे हैं बहुत सही बात है। तो आपने शुरुआत में 3 चीज़ें कही थी कि एक होता है डोमिनेटर, एक होता है एनेबलर, तीसरा होता है डिसरप्टर। इसमें एक और आता है पॉलिसी डिसरप्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट आके इंटरवीन करती है। वो एक और डिसरप्शन जो मैं देख रहा हूँ कि हर देश में हो रहा है, खास तौर पे सेमीकंडक्टर को लेकर के। उसको कैसे डिस्काउंटिंग देते हैं आप लोग? देखिए, वो हमारे कंट्रोल में बहुत कम है। जैसे आप जानते हैं, जो पॉलिसी चेंजेस होते हैं उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको सिस्टमिक रिस्क की तरह ले सकते हैं। लेकिन हमारा आइडिया क्या है कि जो फंड है उसका एक्सपोजर उन कंपनीज में होना चाहिए जिनका डिसरप्ट होना बहुत मुश्किल है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा, जो सेमीकंडक्टर एज अ यूनिवर्स है, क्योंकि हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो यूनिवर्स किसी एक कंट्री में नहीं बैठा हुआ। जैसे आप और मैं जानते हैं कि इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में बहुत पीछे है। हम कुछ ज्यादा चिप्स नहीं बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो फैबलेस मैन्युफैक्चरर हैं, जो ये चिप को डिजाइन करते हैं, उसके सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आर सिटिंग इन पुणे।
है ना। तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें मिले हुए हैं, हमारा भी एक चेन के अंदर हाथ है, सप्लाई चेन के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे ताइवान है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इजराइल है, ये सारी कंपनी जो है मिल के ये प्रोसेस बनाती हैं। और क्योंकि हमने ASML कंपनी का नाम लिया, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिविया बताता हूँ। वो कंपनी के पास 226 कंपनीज का सप्लाई चेन है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट बना पाता है। जैसे अगर वो कार्ल जीस के लेंस नहीं लेगा, तो वो अपने चिपसेट मैन्युफैक्चर करने की इक्विपमेंट नहीं बना पाएगा। तो इन सबको मैनेज करना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और पॉलिसी इंटरवेंशन अगर आती भी है, तो इतनी बड़ी सप्लाई चेन को जल्दी से चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर के अंदर सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है, और जिसकी वजह से इट हैज अ लॉन्ग रनवे। और बिल्कुल। मेरा यूजुअली ये कमेंट रहा है कि पहले हम बोलते थे डेटा इज द न्यू ऑयल, मेरे ख्याल से चिप इज द न्यू ऑयल। तो इसलिए इसका जो यूजफुलनेस है वो कभी अभी जल्दी खत्म नहीं होने। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मुश्त पैसा लगा दें या थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, क्योंकि वोलेटिलिटी हो सकता है। बनी रहे। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना